सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया है, कमेंट किया है कि क्या नौकरियों में और एजुकेशन में, शिक्षा में कब तक आखिर रिजर्वेशन दिया जाए। आपको अच्छा होता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछती कि आखिर जो व्यापक उत्पीड़न, गैर बराबरी, सामाजिक आर्थिक भेदभाव और गैर बराबरी वो कितनी सेंचुरीज तक चलेगी और ख़त्म होगी। जब भी मैं हूं अशोक दास। पिछले दिनों में दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिस पे लगातार चर्चा हो रही है। एक चर्चा ये है कि शेड्यूल कास्ट की वेलफेयर के लिए, शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए जो राशि जारी करती है केंद्र, उसमें से 50,000 करोड़ रुपए वापस लौट गए हैं। उसको लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक टिप्पणी कर रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी पिछले दिनों, जिसमें उसने तमाम राज्यों से सुझाव मांगे थे कि 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा किया जाए कि नहीं किया जाए। एक उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है, सवाल उठाया है कि आखिर लोगों को नौकरियों में और शिक्षा में कब तक आरक्षण चाहिए, कब तक। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं PL पुनिया सर, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, दोनों मुद्दे मैंने आपको बताए। पहले हम बात करें कि जो 50,000 करोड़ रुपए लौट गए हैं, आप एससी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, आपने उन चीज़ों को तमाम करीब से देखा होगा, किस तरीके से एससी वेलफेयर के लिए काम करती है गवर्नमेंट। वो कितना बड़ा मामला है? देखिए, पहले प्लान बड़ा बड़ा होता था, लेकिन उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उसका हिस्सा नहीं मिलता था। तो 1976 में ट्राइबल सब प्लान और 1980 में शेड्यूल कास्ट सब प्लान ये इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें आबादी के अनुपात में बजट एलोकेट करने की व्यवस्था लागू की गई। उसकी मॉनिटरिंग बाकायदा होती थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आने के बाद इन्होंने शेड्यूल का सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया और एक केवल सूची लगाते हैं कि ये सूची है जो जिससे अनुसूचित जाति या जनजाति कल्याण के लिए पैसा खर्च होगा, वो सूची होती है। और लेकिन उसका महत्व बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जो ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल का सब प्लान, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती थी और उससे सबको जानकारी रहती तभी, लेकिन इसका नहीं पता लगता। और अभी जो वर्तमान व्यवस्था जो की है उसमें भी जितना पैसा अलॉट का 2.6 लाख करोड़ की धनराशि टोटल थी, उसमें से 50,000 करोड़ रुपया, लगभग 20% वो धनराशि इन्होंने वापस कर दी, मिनिस्ट्री कर दी। और वो भी महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर उसके बाद लिटरेसी है, स्कूल एजुकेशन है, हेल्थ है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन है। तो जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं उनका पैसा खर्च ही नहीं किया। जो अनुसूचित जाति के लोगों के आबादी में, उनके बेनिफिशरीज में जो खर्च होना था वो खर्च नहीं हुआ। तो ये तो फिर इसकी बजट बड़ा बड़ा बनता रहे, प्लान बनती रहें, लेकिन अनुसूचित जाति के ऊपर उसका खर्च ना हो, उस पर खर्चा हो ही नहीं, तो या उसमें कटौती कर दी जाए, तो उसका जितना पूरा पर्पज़ है, अब जो वर्तमान में सूची रखने का भी वो पर्पज़ ही डिफीट हो गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना हुई है। सर, एक और चीज़ है, जब भी बजट पेश होता है तो लगातार ढिंढोरा पीटा जाता है कि पहले एससी वेलफेयर में इतने पैसे थे, इस साल हमने इतने करोड़ बढ़ा लिए हैं। ये लोगों को समझ में आता है, हेडलाइन बन जाती है, लेकिन होता क्या है कि वो पैसे खर्च हुए कि नहीं हुए, कितने लौटे कितने नहीं लौटे, इसको लेके कोई चर्चा नहीं होती है। और खुद शेड्यूल कास्ट के लोग भी इन मुद्दों को जान नहीं पाते हैं। तो जो एक आर्थिक धांधली लगातार हो रही है शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ,
उनके उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस बारे में इस समाज को भी क्या ध्यान देने की ज़रूरत नहीं लगती कि वो देखे ध्यान से कि क्या उनके लिए घोषणाएं हुई और घोषणाएं पूरी हुई कि नहीं हुई? देखिए, सही बात है। पहले जैसे कि मैंने बताया, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान ये होती थी और उसकी मॉनिटरिंग भी होती थी, प्लानिंग कमीशन तक उसकी मॉनिटरिंग की जाती थी, उसके आंकड़े पेश किए जाते थे, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती थी, उस पर डिस्कशन होता था। लेकिन अब तो व्यवस्था जो ख़त्म कर दी, तो ज़रूरत इस बात की है, एक तो नंबर एक इसका ट्राइबल सब प्लान, शेड्यूल का सब प्लान के कंसेप्ट को दोबारा लागू किया जाना चाहिए। जो ख़त्म किया था वो गलत किया था। दूसरा, समाज में भी बड़े जागरूक लोग हैं और कुछ लोग तो सिर्फ इसी को देखते हैं, नज़र रखते हैं, तो वो निगरानी भी रखनी चाहिए। बगैर इसे निगरानी के बात बनेगी नहीं, क्योंकि कोई मन से नहीं चाहता कि अनुसूचित जाति का कल्याण हो और जो उनकी धनराशि आवंटित की गई वो पूरी तरह से खर्च हो, तो ये कोई भी नहीं चाहता। तो ज़रूरी है कि इसके ऊपर निगरानी भी रहनी चाहिए। और दूसरा, ट्राइबल सब प्लान, शेड्यूल कास्ट सब प्लान का कंसेप्ट है, उसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। हाँ सर, एक खबर यह भी है इसी में कि कहा जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों के खाते में सीधे वो जो पैसे खर्च नहीं हुए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। तो ये इसको क्या माना जाए? देखिए, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार के सामने अनुसूचित जाति या जो वंचित समाज है उसका कल्याण नहीं है। उनके सामने केवल और केवल चुनाव जीतना है। तो क्या राजनीतिक लाभ उनको मिल जाए वो देखना है। अगर उनके वोट पक्के होते हैं तो वो किसी भी सीमा तक वहाँ जाने को तैयार हो जाएंगे। भाई, पहला चुनाव हुआ था, पहले चुनाव में कहा था कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में भेजेंगे, 2 करोड़ हर साल रोज़गार देंगे। तो इस तरह के बड़े बड़े लुभावने जो वायदे किए थे, और जब चुनाव ख़त्म हो गया तो उससे मुकर गए। और दूसरे चुनाव में पुलवामा जैसे केस, जो पाकिस्तान में घुस के अटैक किया, उसको इस तरह से बनाया कि वो दोबारा सत्ता में आ गए। और अब ये करना चाहते हैं, तो अभी इसकी कोई कंक्रीट रूपरेखा सामने तो नहीं आई है, लेकिन अगर आपका अंदेशा है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई अवश्य होगी। क्योंकि सरकार के लिए, जैसे मैंने कहा, उद्देश्य कोई अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण नहीं है, उनका भला हो ये चिंता नहीं है। लेकिन इनको चिंता सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। सर, एक मामला और रिजर्वेशन का है जिस पे पिछले दिनों में लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार कमेंट किए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक कमेंट आया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं, इस पर डिस्कशन की बात हो रही थी। फिर तमाम राज्यों से सुझाव मांगने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। अभी हाल ही कल की घटना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया है, कमेंट किया है कि क्या नौकरियों में और एजुकेशन में, शिक्षा में कब तक आखिर रिजर्वेशन दिया जाए? आपको क्या लगता है कब तक देना चाहिए? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कटाक्ष के रूप में ये बात कही है। अच्छा होता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछती कि आखिर जो व्यापक उत्पीड़न, गैर बराबरी, सामाजिक आर्थिक भेदभाव और गैर बराबरी, वो कितनी सेंचुरीज तक चलेगी और ख़त्म होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में भाषण देते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे खुशी इस बात की है कि हमने राजनीतिक अधिकारों की बराबरी सुनिश्चित की है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के माध्यम से। लेकिन इसी के साथ हम एक विरोधाभास के युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक अधिकारों की बराबरी और दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी। ये आने वाले समय में सरकारों के सामने चुनौती होगी, और अगर इसमें जल्दी गैर बराबरी ख़त्म नहीं हुई तो इससे पीड़ित वर्ग
इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। तो एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक मानक निर्धारित किया था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म होने के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी आज भी सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन आज भी पूरी तरह से है। आज भी व्यापक जो उत्पीड़न है वो है। आज भी व्यापक जातगत आधार पर भेदभाव है। आज भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है। ये कब तक दूर हो जाएगी? ये सवाल अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूछता तो मुझे प्रसन्नता होती। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मानसिकता नज़र आती है, सरकार की मिलीजुली बात नज़र आती है। जब उन्होंने कहा कि आरक्षण अला कब तक चलेगा, आरक्षण एक दिन हम आगे नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी ख़त्म हो, जो जातगत आधारित उत्पीड़न और भेदभाव ख़त्म हो, और जो ही ये ख़त्म होता है तो आरक्षण को ख़त्म हम अपने आप कर देंगे। लेकिन जो जिस तरह के मानसिकता से जब सवाल पूछा है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं रिजर्वेशन पे, राजनीतिक तौर पे हो रहे हैं, अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ रही है, क्या सर अब वक्त नहीं आ गया है कि जो दलित समाज के प्रतिनिधि हैं SC/ST कम्युनिटी के, जो संसद में बैठते हैं, वो मांग करें कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इस पे सवाल उठना बंद हो जाए, कोई टीका टिप्पणी होनी बंद हो जाए? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2-3 जजमेंट में है ये कह चुका है। ये उन्होंने इंदिरा साहनी केस में भी कहा और नागराज केस में भी कहा, और उसके बाद भी टीका टिप्पणी अनेक बार किए हैं। मुकेश कुमार जो उत्तराखंड का मामला था उसमें भी कहा कि रिजर्वेशन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ज़रूरत इस बात की है, चाहे 9वीं सूची में डालें, क्योंकि 9वीं सूची भी अपने आप में चैलेंज्ड है, अभी चैलेंज्ड है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। क्योंकि ये कहा गया है कि 9वीं सूची जो संविधान लागू होने के वक्त लागू नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई है, इसलिए उस पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। तो वो सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने किया है और उसकी पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जनप्रतिनिधि जागे और मांग रखें कि रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में इसका रिकग्निशन हो और इसमें संविधान संशोधन हो। ये अवश्य होना चाहिए, जितने दिन भी रखा जाए, और उसमें मानक तय कर दें कि जो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी ख़त्म जब तक ना हो जाए, जब तक जातगत आधारित जो उत्पीड़न है, जो भेदभाव है, वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट के रूप में मौजूद रहेगी और उसके बाद समाप्त हो जाएगी। सर, क्या आप और आपकी पार्टी इस बारे में कोई पहल करेगी? देखिए, मैं डेफिनेटली इसमें पहल करूँगा। मेरा राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब मैं किसी भी पार्लियामेंट के किसी सदन का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं अवश्य लोगों से बात करूँगा कि ये सवाल उठना चाहिए, ये मांग उठनी चाहिए। इस पे सर एक बैठक, आम बैठक नहीं होनी चाहिए तमाम दल के जो रिजर्व सीट से जीत के आए हुए लीडर्स हैं उनके बीच में? इसमें कोई पहल क्यों नहीं हो पाती? ये बहुत सी बातें हैं, इसमें पहल अवश्य होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। पहले पार्लियामेंट में जो सिटिंग मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट्री फोरम के माध्यम से आवाज़ उठाते थे। वो एक ज़माना था कि सब राजनीतिक दलों के जो एमपीज़ इकट्ठे हो गए और KR नारायणन साहब उसके बाद राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो ये एकता में बड़ी ताकत होती है और ज़रूरत इस बात की है कि समाज के मुद्दों के ऊपर बढ़ चढ़ के आगे आएँ और बात करें। और मैं समझता हूँ कि वो समय आ गया है, ये चर्चा अवश्य होनी चाहिए। अब एक कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो बड़े दबाव में हैं और उन्हें सख्त हिदायत है कि किसी तरह के भी अलग से मुद्दों को ना उठाया जाया करे। तो वो पार्लियामेंट्री फोरम की बैठक में भी बहुत कम लोग हैं जो आते हैं जो नहीं आ रहे हैं।
तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई सर आपने कि जिन पार्लियामेंट्रियन के ऊपर समाज सोचता था कि हमारे प्रतिनिधि और हमारी बात करेंगे जाके, अब उनके ऊपर उनकी पार्टी का इतना दबाव है कि वो लोग खुद आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे सर आपने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे ये ऐसे मुद्दे हैं रिजर्वेशन के या फिर तमाम ये मुद्दे जो समाज से जुड़े हुए हैं, इस पे समाज को जागरूक होना होगा, सड़क पे आवाज़ उठनी होगी, तभी शायद आपको मिले हुए अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक, दलित दस्तक। जय भीम।